नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हमारे साथ शहर की एक ऐसी शख्सियत जो कानून के गलियारों में जब गुजरते हैं तो न्याय की उम्मीद स्वतः उनसे जाग जाती है कि कोर्ट में जब वो खड़े होंगे तो पीड़ितों को न्याय जरूर दिलाएंगे। आज हमारे साथ शहर के बेहद ही नामचीन अधिवक्ता फैजल रिजवी साहब है। साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। फैजल रिजवी, ये रिजवी शब्द जो है वो कानून का मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि पर्यायवाची है। सालों साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं। कहां तक आप लेके जा पाए इस शब्द को? जो मेरे पिता के ताया, मेरे दादा सैयद वकील अहमद रिजवी 1909 में उन्होंने वकालत शुरू करी और ये जहां हम बैठे हैं ये घर उन्होंने 1924 में बनाया था। और उसके बाद मेरे पिता ने सैयद अफजाल अहमद रिजवी वो सेवा देते रहे लोगों को, समाज में भी सेवा देते रहे। और 1992 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। पिताजी का देहांत 1998 में हो गया था और उसके बाद से मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ कर सकूं। मैं उनके नाम उन्होंने जो बनाया है उसको मेंटेन करके रखूं। वो समय भी हमने देखा है कि जब यहाँ लोगों की भीड़ लगती थी न्याय मांगने के लिए, लोग आपके दरवाजे पे आते थे कि साहब रिजवी साहब के पास पहुंच जाएंगे तो न्याय मिल जाएगा। इतनी आस्था कैसे हो गई? देखिए, मैंने जो अपने पिता से सीखा है, उन्होंने जो मैं पहला दिन जब मेरा था इस प्रोफेशन में, उन्होंने सिर्फ मुझसे ये कहा था, बोले बेटा ये जो वकालत का जो प्रोफेशन है इसमें जो पैसा है वो छांव है। तुम उसके तरफ जाओगे तो तुमसे छांव दूर जाएगी और तुम उससे पीठ मोड़ लोगे तो तुम्हारे पीछे आएगा। तो हम लोगों ने कभी भी, उनका ये भी था कि कम से कम साल में जो भी उनके शिष्य हैं वो सबको ये बोलते थे अगर तुमको गुरु दक्षिणा देना है तो कम से कम 4 साल में 4 से 5 केस बिना किसी पैसे लिए किया करो। तो वो कई उनके जो शिष्य हैं यहाँ पे बाहर भी हैं, वो उस परंपरा को आज भी कायम रखे हैं। मैं भी वैसे ही करता हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो कुछ फीस नहीं दे पाते तो उनका जो केस है मैं बिना फीस लिए करता हूँ। मुझे समझता हूँ कि मैं, उन्होंने जो मुझसे कहा था या हम लोगों से, हमारे जितने भी उनके शिष्य थे कई, उनको जो कहा था उसको हम पालन करें। आजादी के पहले से इस पेशे से आप लोग जुड़े हैं, तब न्याय दिलाने की प्रक्रिया में और आज न्याय दिलाने की प्रक्रिया में कितना अंतर आप देखते हैं? आप खुद काफी सीनियर, 40 साल से लगभग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, पहले जो था वो एक दायरा कम था और कई लोग जो होता था कि अज्ञानता के कारण कौन रिपोर्ट करेगा, शर्म के कारण कौन रिपोर्ट करेगा, वो रिपोर्ट नहीं होते थे। तो पहले हम लोग देखते थे, जब मैं भी देखता था तो केसेस, रायपुर जो था बड़ा देवभोग तक रायपुर था, इधर आपका महासमुंद, सरायपाली, बसना, तो पूरा है। तो यहाँ पे कई मतलब हर बसना के भी लोग आ रहे हैं, देवभोग के लोग आ रहे हैं, अमलीपदर के लोग आ रहे हैं, इधर आपका बिलईगढ़ के भी लोग आ रहे हैं, तो लौदा बाजार से भी। तो उस वक्त जो था केसेस कम होते थे क्योंकि जागरूकता नहीं थी। अब जो जागरूकता आई है और लोगों को नहीं, हमको ऐसा सहना नहीं, बर्दाश्त नहीं करना है, वो जो मानसिकता में परिवर्तन हुआ तो केसेस ज्यादा हुए। और आप देखिएगा कि जो मैं जब ज्वाइन किया था प्रोफेशन तो उस वक्त हमारे पूरे 400 वकील थे, आज करीब 4,500 वकील हैं। तो वो फर्क आया है और लिटिगेशन जो है, केसेस बढ़े हैं बहुत, कि लोग जब अब कानून के पास जाने में झिझकते नहीं, तुरंत जाते हैं, तुरंत एफआईआर करते हैं और आसान होते गए। अब तो आप ईमेल से भी आप एफआईआर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं। तो काफी फर्क आया है इस वजह से। लेकिन क्वांटिटी के बीच में क्वालिटी दब गई। बहुत सही, भीड़ तो बहुत है, 4,500 आपने संख्या बताया, लेकिन साहब मुझे 40 नाम याद नहीं होगा, शायद आप भी एक बार में 40 नाम नहीं ले पाएंगे। क्वालिटी कहां दब गई? दुनिया जिस रफ्तार से भाग रही है, हर चीज आपको एआई में मिल जाएगा, आपको गूगल में मिल जाएगा, आपके बटन दबाइए आप नेट में, आपको जो सर्च करना है। पहले मैं देखता था जो हमारे सीनियर्स थे, जो भी थे, मेरे पिता थे, यहाँ सुराना साहब थे, पटेरिया साहब थे, एसके अग्रवाल साहब थे, ये जो पढ़ते थे, मेहनत करते थे। मेरे पिता भी जैसे ही कोई कानून की किताब आती थी तो पढ़ते थे तो उनको रात को 2-3 बज जाता था। तो उनमें जो पढ़ने का वो था वो चीज़ कमी होती गई
और अब जो हम लोग जो है, हमारी जो जनरेशन आ रही है और हमारे बाद वाली तो और जो है वो पढ़ना चाहती ही नहीं, बस चाहती है कि जल्दी से हमको बुलंदियां पहुंच जाए। बुलंदी में पहुंचने की जल्दी बहुत है, तो उसके लिए वो शॉर्टकट्स अपना रहे हैं। तो वो चीज़ जो है वो पहले में वो जो चीज़ था कि आप देखिएगा सागौन का पेड़ जो धीरे धीरे बढ़ता है और अंडी का पेड़ बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मजबूत कौन सा रहता है आप जानते हैं। तो वो जो मजबूती जो नहीं आ पा रही है, वो जो जल्दी सीढ़ी लांघने की जो बात कर रहे हैं लोग, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम जल्दी सीढ़ी लांघ रहे हैं, वो चीज़ एक फर्क पड़ता है कि उससे क्वालिटी जो है वो नहीं रही। हमने ऐसे देखे हैं, जब क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वकालत में, ये एक आर्ट होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन ही पूरा केस की जान होती है और वकील का मयार जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में समझ में आता है। इसीलिए पहले जितने बड़े सीनियर लॉयर थे जो भले हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते थे, सरदार राजेंद्र सिंह साहब, दत्त साहब, एस.सी. दत्त साहब, शांतिलाल कोचर साहब, जो जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, वो जब छुट्टियां होती थी तो वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते थे क्रॉस करने के लिए। तो वो वही बोलते थे, जब मैं भी जो उनसे मिलता था, तो हमारे पिताजी के साथ भी सरदार साहब, दत्त साहब, ये सब आते रहते थे यहाँ जबलपुर से यहाँ। तो बोलते थे कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन में मजा है वो आर्गूमेंट में मजा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आर्गूमेंट होता है, मगर जो बेस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाता है। तो वो जो चीज है वो एक आर्ट है। वो कैसा, क्योंकि कानून के हिसाब, जो कानून वो पढ़ते थे, जो भी सीनियर से पहले कानून जो पढ़ते थे उसको वो ढालते थे क्रॉस एग्जामिनेशन में। उस कानून का जो साइटेशन आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का, जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीष्टांत आए हैं, उनको वो पढ़े रहते थे। तो पढ़ने के बाद उसको कैसे फायदा उसका लें, वो क्रॉस एग्जामिनेशन में वो लाते थे, उस चीज को लाते थे। वो कितना बेनिफिट इसका मिलता था, अब क्यों नहीं लोग ऐसा कर पाते? मैंने ये कहा ना कि पढ़ाई कम हो गई है। हमारे जो मैं देखता हूँ, मेरे जो आज के नए जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं, वो जो न्यायाधीष्टान जो आते हैं हमारे यहाँ, बुक्स में आते हैं, उनके सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, अंदर नहीं पढ़ते। जबकि ये है कि आप वो जज ने जो लिखा है उसने आप जो मेन पॉइंट्स हैं, जिसको प्रेसिटम बोलते हैं हम लोग, वो मेन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, उसी में उनको पूरा जजमेंट बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं। और उनकी जो भी निकालना है उनको सर्च करते हैं, वो चीज उस जजमेंट को हाईलाइट करके आपको दे देता है, वो हाईलाइट करके वो आ जाएगा, उनको वो लेके। मगर उस जज की जो मंशा क्या है, वो जो जज लिखे हैं, और पहले जो जजमेंट्स आते थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनका म्यार इतना ऊंचा रहता था कि एक एक जजमेंट को जब हम लोग पढ़ते थे, जब उस वक्त जब ये हमने जो पढ़ते हैं हम पुराने 85, 90s के जो जजमेंट हैं, 80s के जो जजमेंट्स हैं, उनको आप पढ़े, लगता है कि मतलब क्या उनमें था। वो जजेस जो थे, जो कानूनविद जो बैठते थे जो ऊपर जो कोर्ट में, मतलब उनका जो सोच और कितनी मतलब डेप्थ थी उनकी सोच में, तो आज भी उनको हम पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, आज भी ताजा है। वो आपके खिलाफ है, लेकिन सवाल पूछना मेरा लाजमी है। न्यायाधीशों की निष्ठा पे सवाल उठने लगा है। नहीं, ये देखिए सवाल उठता है, मगर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये अधिकांश जो होता है वो क्या होता है कि अगर न्याय मेरे पक्ष में नहीं आया तो मैं उंगली उठा देता हूं, क्योंकि मैं जहां तक मैं जानता हूं न्यायाधीश ऐसे कोई ऐसा नहीं करता। क्योंकि जब वो बोलते हैं, हम लोग तो बात करते हैं उनके, बोले जब हम इस कुर्सी में बैठते हैं, एक आपने कहानी बचपन में पढ़ी होगी, पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, पंच परमेश्वर, मुंशी प्रेमचंद जी की, वही हकीकत है। जब न्यायाधीश जब कुर्सी में बैठते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि क्या, मतलब अगर ये है कि लोग जो इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। देखिए, जब भी न्यायाधीश जो फैसला करेगा, एक का पक्ष में होगा, दूसरे के विपक्ष में होगा, ये हकीकत है। तो जिसके विपक्ष में होता है वो ज्यादा बोलते हैं। तो ऐसा जो है कि आज भी मेरा जहां तक सोच है, मैं याद है कि मैं एक डेलीगेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से जब इंग्लैंड गए थे हम लोग, तो मैं सबसे छोटा था उस डेलीगेशन में। हमारे सबसे जो सीनियर लीडर थे डी.वी. सुब्बा राव साहब थे। तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मुझसे पूछा गया, वहां तो सबसे पूछा गया, हम लोग करीब 12-15 लोग गए थे डेलीगेशन में। तो फॉरेन लॉयर्स की एंट्री के लिए जो चल रही थी हम लोगों की बातचीत, उसमें तो वहां पूछा गया सबसे, हम इंडियन लॉयर्स से, कि भारत में जो प्रजातंत्र सक्सेस है
उसका कारण क्या है। तो सब बैठे थे, मैं सबसे लास्ट में था। तो जो हमारे जो लीड कर रहे थे, हमारे जो थे सुब्बा राव साहब, उनने जो माइक था उसमें सब खिसका दिए। अच्छा। बोले ये हमारा, मेरे को बच्चा बोले उन्होंने, ये हमारा यंग बॉय विल गिव द आंसर। और मैं ब्लैंक हो गया मैं उस वक्त, क्योंकि मैं खुद ऐसा डरा हुआ था। तो मैंने एक लफ्ज वहां कहा था कि हमारा जो न्यायपालिका न्याय प्रणाली है वही डेमोक्रेसी का सक्सेस है। तो सब ने मेरे को आके जब कॉन्फ्रेंस, तब सब ने आके मुझे बधाई दी। इवन जो मेरे साथी थे उन्होंने बोले कि नहीं, बोले तुमने आज हमको रख दिया, हमारा मान रख दिया। तो वो चीज आज में सही हकीकत है। आज देखिए, आज जो भय है और आस्था जो आम लोगों को है वो न्यायपालिका पर है, कि मैं न्यायपालिका, उनको विश्वास है कि न्यायपालिका जो है उनसे वहां उनको इंसाफ मिलेगा। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो विश्वास हमेशा रहे कायम, क्योंकि किसी 3 स्तंभ जो कहा जाता है, जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो बाकी 2 में विश्वास नहीं रहा वहां, सिर्फ न्यायपालिका में विश्वास है। और एक जस्टिस सब्बरवाल साहब थे, उनका मेरी बात याद आ रही है। उन्होंने एक बार कलकत्ता में एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि जिस दिन ये आस्था का स्तंभ अगर डगमगाएगा या गिरेगा तो उस दिन जंगल राज आ जाएगा। तो वो चीज आज भी है कि जो हमारा संविधान है, इतना प्यारा संविधान है, इतना अच्छा संविधान है, वो संविधान जो है इतना आज देखिए, संविधान की वजह से आप पड़ोस में देखिए क्या हाल हो रहा है। आस पड़ोस कोई भी मुल्क देख लीजिए हमको, उसी वक्त सब एक साथ करीब करीब आजाद हुए हैं। आज भारत देखिए, आज जो एक जुटता है, चाहे आप कन्याकुमारी जाएं, चाहे कश्मीर चले जाएं, चाहे आप इधर मणिपुर चले जाएं या इधर चले जाएं या गुजरात चले जाएं, जो एक है, और ऐसा देश कहीं नहीं जहां पे हर 50 कोस में कल्चर बदल जाता है, बोली बदल जाती है। उसके विभिन्नता में जो एकता है, ये पूरा दारोमदार संविधान का है, और संविधान ने न्यायपालिका दिया है। लेकिन ये स्तंभ डगमगाएगा कैसे नहीं, जब बड़े न्यायाधीशों को एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ जाए। बात पुरानी है लेकिन मौजूद है। उनको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाए तो कैसे माना जाए कि अभी भी अडिग है न्यायपालिका। देखिए, कोई भी चीज है जब कोई पुरानी होती है तो उसमें कुछ कमजोरी आती है, मगर कमजोरी आएगी वो हिलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। कमजोर भले हो सकता है, मगर क्योंकि मुझे पूरा आस्था है जिस तरह से हमारा संविधान का अगर पालन होता रहे, संविधान में अगर प्रहार ना हो, तो भारत सच में विश्वगुरु बन सकता है। मगर बेस है कि उस संविधान को आप आदर करें, उस पर चलें, अमल करें। सबसे बड़ी चीज है संविधान में अमल करना, बड़ी चीज है। संविधान अच्छा है तो मतलब नहीं होगा, संविधान का कैसे पालन हो रहा है, वो बड़ी चीज है। कि संविधान जो है कि हमारा भले अच्छा है, इतना अच्छा है, मगर पालन अगर नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन न्याय बहुत महंगा हो चुका है साहब। मतलब मुझे नहीं लगता कि एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में उतना पैसा कमा पाए जो एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को देना पड़ता है। कैसे न्याय मिलेगा, मुझे कैसे मिलेगा, कहां से लाऊंगा मैं उतना पैसा। ये हकीकत है। और कई बार इस चीज को, आपका जो प्रश्न को आपने जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैंने ये प्रश्न बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में रखा हूं, बड़े बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने रखा हूं। मैंने बोला कि न्याय जो है वो अब लगता है कि अमीरों के लिए हो गया। बिल्कुल सही। क्योंकि कोई भी मध्यम वर्गी भी सुप्रीम कोर्ट जाने से झिझकता है, सवाल ही नहीं उठता। और मुझे ऐसे कई क्लाइंट्स आते हैं, तकलीफ भी होती है उस वक्त जब वो कहते हैं साहब इतनी हमारी शक्ति नहीं है, यही हमारी किस्मत है, हम ऊपर नहीं जा सकते। तो मैं जब बहस भी करता हूं तो मैं बोलता भी हूं यहाँ पे, मतलब साहब ये जो मेरा क्लाइंट है इसके लिए यही हाई कोर्ट है, यही सुप्रीम कोर्ट है, आगे नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। तो मैं वही करता हूँ साहब, ये आप उसको पूरा अच्छे से देखिए कि आप उसके लिए उसकी हिम्मत नहीं है। तो ये एक बहुत तकलीफदेह चीज है कि न्याय अगर इतना महंगा हो जाएगा, जबकि हमारे मंशा ये है, कानून की मंशा ये है कि न्याय अंतिम छोर तक जाए। अंतिम छोर में जो व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है, पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक वो न्याय जाए, उसको न्याय मिले, और तभी जो है खुशहाली आएगी।
लेकिन साहब अंतिम पंक्ति तक जाएगा कैसे? एक रसूखदार को न्याय दिलाने के लिए कई लाख रुपए की फीस, मुझे नहीं पता, चार्टर्ड प्लेन आपको चाहिए, बड़ी बहुत महंगा फीस चाहिए, लग्जरियस सुविधाएं आपको चाहिए, उसके बाद आप न्याय की बात करेंगे? कैसे होगा? ये तो दोहरा चरित्र हो गया। ये एक बहुत बड़ा विडंबना है कहें, या उसको एक आप एक है लकुना है ये, कि न्याय जो है, क्योंकि कुछ ऐसा होना चाहिए कि सो मोटो भी जो है, कई लोग एक है लीगल, हमारा एड कह रहता है, एक लीगल एड है, और उस चीज की जानकारी लोगों को नहीं है। वो अब ऐसा हो गया है कि बहुत अच्छा चेंजेस आए हैं। ये पहले ये होता था कि लीगल एड में लोग अपना नाम ला देते थे, तो जिनके पास कोई केस नहीं है उनको वो दे दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है तो वो लीगल सर्विस अथॉरिटी के में पास जाता, वो बोलता है, जज बोलता है कि तुम्हारा वकील लगने में पैसा नहीं, तो जज वो लगवा दे। पर अभी जो फर्क आया है, देखिए, वो ये आया है, करीब 5-6 सालों से ये स्टेट गवर्नमेंट में हमारा जो भी हुआ है, उसमें ये उन्होंने कर दिया है कि एक लीगल एड की जो अच्छी टीम को रख लिया है उन्होंने, तो उसमें अच्छे एडवोकेट्स हैं और अभी मेहनत बहुत कर रहे हैं वो लोग। उनकी जो मेहनत से क्या हो रहा है कि न्याय मिल रहा है गरीबों को भी, तो वो एक चेंज आया है। और ऐसा ही मेरे ख्याल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो वो, मगर प्रॉब्लम ये है उसकी जानकारी लोगों को नहीं है कि साहब ऐसा भी किया जा सकता है। और अब वैसा नहीं रहा कि साहब कि ऐसे वकील जिनके पास सब तजुर्बा नहीं है वो हमारा केस लड़ेंगे, तो वैसा नहीं रहा। अब ये हो गया है कि अच्छे वकील जिनको तजुर्बा है उनको गवर्नमेंट ने उस लीगल सर्विस अथॉरिटी में अपॉइंट किया है, उनको अच्छी फीस मिलती है, ये अच्छे उनके, मतलब ऐसा नहीं कि इज्जत से जो मिलना चाहिए, और वो लड़के, और अभी काफी मैं देख रहा हूं वो जो वकील बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे मतलब देश में हो गया होगा है, वो मेहनत कर रहे हैं और न्याय दिन मिल रहा है। ये नहीं हो रहा है कि एक वो कहावत है हमारे यहाँ की, सर मुड़ाए काहू का लइका सीखे नाऊ का, तो ऐसा नहीं है कि सीखने के लिए आपको दिया जा रहा है। तो वो अब जो है वो फर्क आ रहा है, और आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट तक वो जाएंगे। मगर वह आपके इस माध्यम से ये नॉलेज भी लोगों को हो जाएगी कि अगर इनके पास पैसा नहीं है तो मायूस ना हो, लीगल सर्विस अथॉरिटी है और उनकी वो वहां पे वकील मुहैया हो जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के जितने रसूखदार हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, उद्योगपति हो, या जहां से भी रसूखदार हो, सबका केस आप लड़ते हैं? अब है ऐसा, मैं ऐसा नहीं, मैं अकेले नहीं लड़ता हूँ, और भी अच्छे वकील हैं रायपुर में, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। मगर एक ऐसा हो गया है कि चलो करके वहां चलेंगे। राजनीति काले चीजों को आप पे आरोप लगते हैं कि साहब आप कानूनी संरक्षण देते, उनको पता है हम काला पीला कर लेंगे, फैजल रिजवी के पास चले जाएंगे, अब बच जाएंगे। ये गंभीर आरोप है। ऐसा नहीं है। देखिए कि वकील का काम ही यही है कि जो उसके पास आए उसके पक्ष में, मतलब उसका प्रोफेशन है ये, बिल्कुल सही, उसके पक्ष में मेहनत करके उसके पक्ष में फैसला की कोशिश करे। फैसला क्या होगा वो बाद में, मगर प्रयास पूरा वो करे, कोई कसर ना छोड़े, पूरी मेहनत करे और उसको दिलाए। तो वो कोशिश हम लोग करते हैं। अब मेहनत से, ईश्वर की कृपा से, लोगों की दुआओं से अगर सफलता मिलती है तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र है। पीएमएलए एक्ट को कैसे देखते हैं? बड़ी शक्तियां हैं उसमें, और आप हमेशा खिलाफ में लड़ते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, पीएमएलए एक्ट जो बनाया गया था ये पूरे दुनिया में बनाया गया था, और उसमें जो पूरा जो यूएनओ जो है उसने पहल की थी। यूएनओ की पहल से हर देश में बना था, और वहां से लेके पूरे जो, और जहां दूसरे कंट्री में बन गया था, ये मेन जो बना था टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिक और नार्कोटिक्स को रोकने के लिए बना था। तो उसके लिए, मगर यहां जो शेड्यूल ऑफेंस इतने ज्यादा जोड़ दिए गए हैं उससे नुकसान काफी होता है। क्यों? कि उसको एज ए वेपन ऑफ हरासमेंट उसका इस्तेमाल होता है।
जो बना था सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। चीजें देखिए जब आएंगी, जब इसका अगर मिसयूज होगा, जैसे कोई भी कानून बनता है जब बाद में मिसयूज होता है तो उसको चेंजेस किया जाता है। कई ऐसे कानून हैं हमारे हिंदुस्तान बने जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलता है इसका मिसयूज बहुत बढ़ गया है। तो जब इसका भी मिसयूज होगा तो उसमें भी फिर आप कुछ ना कुछ आएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही कहेगा, यही बोलेगा साहब इसको हो रहा है, बातें आ रही हैं। वो कई बार अब सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि ये जो है इसका, ये जो उसका ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप देखिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें पीएमएलए में। बाकी जगह तो सब है, ठीक है, मगर उसका देखा देखी बाकी लोग भी वैसे ही लंबा चलने लगे, क्योंकि एक छोटा सा प्रावधान है जो अभी चेंज हो गया 173(8) सीआरपीसी में था कि उसको चाहे तो अभी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप एजेंसी के ऊपर ये नहीं है कि वो जितना लंबा जाए खींचे। अब ये है कि एजेंसी को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, जहां उसने पहले चार्जशीट पेश कर दी है कि साहब हमको आगे इसमें और करना है, तो वो चीजें अब आ रही हैं। तो मैं वही कहा कि जब इसका मिसयूज हो रहा है इसका, तो अब आगे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ ना कुछ बोलेगा, तब को सरकार को उसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो कानून है उसमें बदलाव आएगा। पिछली सरकार पे हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप लगे, कोर्ट तक मामला गया। ये कहा जा रहा है कि साहब पिछली सरकार के घोटालों को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने में फैजल विज भी खड़े हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सरकार जो भी मेरे पास आएगा, चाहे कोई भी, पहले भी आते थे, कोई भी सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, मैं तो, मेरा वकील हूँ, प्रोफेशन है, जो मेरे पास आएगा, जो भी मेरे पास पक्षकार आएगा उसको प्रोटेक्ट मैं करूंगा, तो मेरा फर्ज है। अच्छा, ये एक सवाल ये है कि आप अरेस्टिंग हो जाती है, चालान पेश करने में आप लगा रहे हैं, कैसे काम इतना डिले क्यों? हरासमेंट नहीं माना जाएगा इसको? नहीं, हकीकत में हरासमेंट है ये कि आपको त्वरित न्याय जो कहा जाता है कि जो भी आपको अरेस्ट आपने किया, आपने मुल्जिम बना लिया उसको, तो आप उसको लंबा चलाते रहें और 5 साल 10 साल बाद वो निर्दोष साबित हो जाए, तो वो 5 साल 10 साल का जो उसको हमने झेला है, जो हरासमेंट हुआ है, उसका प्रायश्चित कौन करेगा? तो वो जो है कि ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये जो है चल रहा है कि 5 साल 10 साल हो गया, और जिस तरह का आप अभी चार्जशीट आती हैं पीएमएलए में, और जो अभियोग पत्र नहीं आता, इसमें तो कंप्लेन आती है। कंप्लेन आप देखिएगा कि उसमें जो गवाह 400-500 गवाह, 30,000 डॉक्यूमेंट्स, रिलायड अपन डॉक्यूमेंट्स, और अनरिलायड डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, उसको पेश नहीं करते हैं। वो भी जब आएंगे तो कब होगा? मैं तो हमेशा बहस में भी ये बोलता हूं कि साहब निकट भविष्य में हम कर पाएंगे इसका फैसला, ये पता नहीं, हम देख पाएंगे इसका फैसला, ये भी, क्योंकि जो हिसाब से प्रकरण बन रहे हैं और जितना पुलिंदा है डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने गवाह हैं, उनमें बहुत वक्त लगेगा ट्रायल होने में। अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ कोई भी, लगभग 2.5 साल भी, 3 साल हो गए, 2022 से 22 से चल रहा है, तो 22 से तो 4था साल चालू हो गया, तो 4 साल में अभी तक शुरुआत नहीं हुई। तो अच्छा, आप जब भी ईडी कोई कार्रवाई करती है, अरेस्टिंग करती है, चालान पुटअप करती है, जमानत खारिज होता है, आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं साहब, राजनीति से प्रेरित है पूरा मामला। क्यों ऐसा? आप तो कानून के नुमाइंदे हैं, आपको तो कानून पे भरोसा होना चाहिए, राजनीति पे क्यों जाते हैं आप? नहीं, कानून पे भरोसा है, मगर ये जो मामला बन रहा है, ये आप मामले जो देखिए जो पूरे बन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, देखिए आप, ये मैक्सिमम पॉलिटिशियंस के खिलाफ बनते हैं। ईडी के मामले आप देखिए, आज भी ऐसा नहीं कि ऐसा पीएमएल में कहीं नहीं, जैसे पॉलिटिशियंस ही बनेंगे, मामले बनेंगे, मगर आप जो परसेंटेज देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान परसेंटेज देख लिए कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ कितने बने हैं और जो पॉलिटिशियन नहीं है, नॉन पॉलिटिशियंस कितने, उनके खिलाफ कितने बने हैं। अच्छा, उसमें भी सिलेक्टेड पॉलिटिशियन विपक्ष के वही है कि आप, मैं हमेशा बोलता भी हूं मैं कि पहले जो सरकार थी उन्होंने प्रकरण अपने जो मंत्री थे उनके खिलाफ बनाया, 2G स्पेक्ट्रम हो कुछ हो, तो उसमें उन्होंने बनाया, पर उनके अपने जो उनके मंत्री थे उनके खिलाफ बना मामला, उनके चालान पेश हुआ, सब हुआ, उनको हटना पड़ा पद से। मगर ये जो है अभी जो माहौल है, ये माहौल ऐसा है कि
विपक्ष के विरुद्ध ज्यादा बने, तो ये जो दिख रहा है वो मैं बोलता हूं, जो है हकीकत, जो अभी पटल में दिख रहा है आज जो पूरे इसमें, तो उसको हमको बोलना पड़ता है। एक आखिरी सवाल आपसे लेता हूं समय का। आप तो सबसे बड़ी बात कि आप इतनी व्यस्तता के बाद भी आपने समय दिया, आपको पहले शुक्रिया बोल देता हूं मैं। लीकर स्कैम, कोल स्कैम, भारतमाला स्कैम, दुनिया भर का स्कैम, क्या लगता है कि हमारी जनरेशन उसका जजमेंट देख पाएगी? वही मैंने कभी आपसे कहा कि मुश्किल लगता है मुझे, जिस हिसाब से है जजमेंट होना मुश्किल है। और कब होगा ये तो मैं हर आर्गुमेंट में बोलना, काफी जगह बोला हूं मैं, कोर्ट में भी बोला हूं मैं कि इसका जो जजमेंट है क्या होगा, जो लोग जिनके ऊपर केस बनाया वो रहेंगे, जिन्होंने केस बनाया है वो रहेंगे, ये समय बताएगा। बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया समय देने के लिए। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।